हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एंड अब तक हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। लास्ट लेक्चर्स में हमने जाना, मेनली लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने इसमें आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। एंड आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करी थी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था ना। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म से पहले मैं थोड़े से कुछ बेसिक जो कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन जो नाम से फेमस होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी बार एक बार जेई मेन पे सवाल भी आ गया जेई मेन में, दैट इज़ विल्किंसन कैटलिस्ट कैसा दिखता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल आया था। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि नाम से कौन से कंपाउंड बेसिकली जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ दैट इज सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स विद देयर कॉमन नेम। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स with their common names। सो जिसमें कि विल्किंसन कैटलिस्ट भी वन ऑफ द कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ हम मैक्सिमम कंपाउंड जो है बेसिकली वो लेंगे। तो दैट इज़ वन इज़ जो हमने स्टार्टिंग में जाना था, दैट इज़ स्विट्ज़र सॉल्ट के तौर पर, तो उसको स्विट्ज़र रिएजेंट भी बोलते हैं। एंड दैट इज़ CuNH3 whole 4 SO4। सेकेंड वन इज़ नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट को हम लोग आगे जाकर जब सॉल्ट एनालिसिस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी लेंगे अमोनिया के टेस्ट के तौर पर। ठीक है, तो दैट इज़ K2HgI4 प्लस KOH मिलाकर ये पूरा नेस्लर रिएजेंट होता है। ठीक है, बट इसमें हमारा कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स पार्ट भी रहता है। थर्ड इज़ सिस प्लेटिन, जो कि बेसिकली हमारा एज ए एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। नेक्स्ट इज़ ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ब्राउन कॉम्प्लेक्स काफ़ी फेमस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जो लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उस दौरान बेसिकली ब्राउन रिंग बनती है। तो दैट इज़ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O होल 5 NO, इसके अंदर जो होता है वो NO प्लस फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड हेयर SO4। आयरन यहाँ पर +1 में होता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से जो ब्राउन रिंग फॉर्म होती है टेस्ट ट्यूब में वो काफ़ी अनस्टेबल होती है और वो जल्दी टूट जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें अबाउट दैट इज सोडियम नाइट्रोपुसाइड। सोडियम नाइट्रोपुसाइड जो कि हमने कहीं ना कहीं आयुपैक नेमिंग में भी बात करी थी, दैट इज़ Na2FeH2O Fe, दैट इज़ इसमें साइनाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ Cn होल 5NO। इसमें भी जो NO होता है वो हमारा NO प्लस की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, जैसे ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में होता है, बिल्कुल इसी तरह से। नाउ सिक्स्थ वन इज विल्किंसन विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट रोडियम का होता है, दैट इज RHPPH3 का होल थ्राइस Cl। सेवंथ इज वास्का कॉम्प्लेक्स, वास्कास कॉम्प्लेक्स, जो कि बेसिकली इरीडियम का होता है। जनरली हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो इरीडियम के ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं नहीं। ठीक है, आयु पैक में ही कहीं ना कहीं हम थोड़ा बात करते हैं। तो वास्का कॉम्प्लेक्स इरीडियम का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इरीडियम Cl CO एंड
PPH3 होल ट्वाइस। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नाउ 8th वन इज मैग्नस ग्रीन सॉल्ट, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिकली ये क्या किस कलर का है। तो ये बेसिकली डबल सॉल्ट इन द सेंस कि दो कॉम्प्लेक्स, कटायनिक पार्ट भी इसमें कॉम्प्लेक्स है और अनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है। PTNH3 होल 4 एंड PTCl4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कहीं ना कहीं आईयूपैक नेमिंग में या फिर आइसोमेरिज्म में हमने ये कंपाउंड लिया है, ठीक है। एंड 9th इज कोलमन्स reagent. Coleman's reagent is carbonyl complex that is Na2 एंड यहाँ पर होता है Fe पर -2 CO होल 4। तो आयरन पर -2 तो बाहर भी -2 क्योंकि कार्बोनिल तो 0 होता है, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स और मैं ले रहा हूँ जो कि कलर के बेसिस पे काफ़ी जाने जाते हैं, दैट इज Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस। तो बेसिकली बात क्या होती है कि यहाँ पर जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है वो हमारा +3 में है एंड ये अंदर वाला कॉम्प्लेक्स जो है +2 में है। तो बेसिकली इसको हम लोग 32 भी बोल देते हैं एंड ये होता है बेसिकली प्रूशियन ब्लू, ठीक है। इसकी हमने कहीं ना कहीं बात करी है वहाँ पर आईयूपैक नेमिंग में, आई थिंक बात करी हमने, ठीक है। एंड 11th इज Fe3 FeCN होल 6 एंड कॉम्प्लेक्स का होल ट्वाइस। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमारा आयरन ये +2 है एंड दैट इज अंदर वाला आयरन जो है वो +3 है यहाँ पर। तो दैट इज 23 एंड 23 जो होता है वो होता है टर्न बुल्स ब्लू। तो बेसिकली ये दो ब्लू के शेड हैं, मतलब प्रूशियन ब्लू है एक, टर्न्स ब्लू है, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड बेसिकली आयरन कटायनिक फॉर्म में होता है और कॉम्प्लेक्स कटायन भी जो होता है मेटल वो भी यहाँ पर आयरन होता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेड चीज़ है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स अगर याद रहें, कभी डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो काफ़ी मतलब डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं अगर हमें आइडिया रहेगा तो। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म पर जनरल जो हमने अभी पढ़ा दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज द टू कंपाउंड्स। अब जो कंपाउंड्स हैं उनका हम लोग नाम यहाँ पर दे रहे हैं, बेसिकली हमको नाम दिया गया दैट इज पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड एंड देन फिर ब्रोमाइड। पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। एंड दूसरा जो कंपाउंड है हमारे पास दैट इज पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, जिसमें दैट इज ऑप्शन ए इज। अब रिलेशन बेसिकली हमें बताना है कि जो कंपाउंड है जो है वो कैसे रिलेटेड है। तो दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर बी लिंकेज आइसोमर सी कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड डी नो आइसोमेरिज्म। तो क्या आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए? तो बेसिकली अगर आप लोग इसका कंपाउंड का फॉर्मूला अगर बनाएं, ठीक है,
तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ जो है यहाँ पर बिल्कुल सेम है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? क्लोराइड और ब्रोमाइड में। सबसे पहली कंडीशन कोई सी भी आइसोमर की यही होती है कि द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, तो कोई सा भी आइसोमर यहाँ पर नहीं हो सकता, दैट इज नो आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ चलते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं बेसिकली ज्योमेट्रिकल हम इस लेक्चर में लेंगे पूरा। ठीक है, एंड ऑप्टिकल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो तो चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, ठीक है, उसमें एक कंडीशन ये रहती है द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, वो तो सबके लिए ही है। इसमें सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से निकल कर, ठीक है, हमारा शो करेंगे। तो दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का केस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें दैट इज कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but different space orientation of ligand, space orientation of ligand, so they are called stereoisomers of each other. They are called stereoisomers of each other. Okay, so स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के अंदर बेसिकली स्टीरियो आइसोमरिज्म देखेंगे। तो अगर हम बात करें जनरली जिनके अंदर बात करने वाले हम लोग, वो फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज हैं, वन इज़ टेट्राहेड्रल एंड सेकंड जो है हमारी वो है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो दैट इज़ टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज स्क्वायर प्लेनर। ये लोग, इनके बारे में हम आगे जाके जानेंगे। बट अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दी आपको कि sp3 है, दैट मीन्स आपको ये समझ लेना है दैट इज़ वो टेट्राहेड्रल है। और मैंने अगर हाइब्रिडाइजेशन बोली है dsp2, तो दैट मीन्स वो आपको समझना है दैट इज़ ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पर, ज्योमेट्री और शेप बेसिकली यहाँ पर दोनों सेम होगी, तो वो होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये चीज़ जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए तो उसके बाद हमें आइडिया लग जाना चाहिए। तो दैट इज़ यहाँ पर मेटल जो है टेट्राहेड्रल के केस में अगर बात करें तो इस तरह से लिगेंड जो है वो अरेंज रहेंगे। तो दिस इज़ L, दिस इज़ L, ये है हमारा टेट्राहेड्रल का केस। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में अगर बात करें तो प्लेन में ज्योमेट्री रहती है, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से L L L L। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्वायर प्लेनर बेसिकली रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारा ऑक्टाहेड्रल बेसिकली प्रेजेंट होता है। बट ऑक्टाहेड्रल में हमारी दो तरह की जो है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जो कि sp3d2 वाला है हाइब्रिडाइजेशन वाला, और दूसरा होता है d2sp3 वाला। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है, बस हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अलग है। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल की अगर हम बात करें दैट इज़ m, एंड कुछ इस तरीके से हमारा ये रहता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये बीच में स्क्वायर और ऊपर एक और नीचे एक लिगेंड। ठीक है, तो
जब हम क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनमें सबका क्वांटम नंबर एक ही रहता है, मतलब ये सब जो होते हैं वो एस, जैसे 4s है 4p है तो 4 का ही डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब जो होते हैं वो सेम एन के होते हैं, बट ये जो होता है डी पहला वाला वो n-1 का होता है, एस और पी यहाँ पर एन का होता है। दैट मीन्स के नीचे वाले केस में अगर 3D हम यूज़ कर रहे हैं तो 4s और 4p यूज़ किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस तरह का डिफरेंस रहता है। हम लोग वीबीटी में इसको हम लोग अच्छे से जान लेंगे अभी, ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया देने की बात। ओके, नाउ दो ज्योमेट्रीज के बारे में, तीन ज्योमेट्रीज के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल। नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग की जाए, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से रहती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स हैविंग। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट जो लिगेंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैविंग सेम molecular formula, structural formula, same molecular formula and structural formula, but different relative position, different relative position of ligand। बेसिकली पोजीशन जो हम लोग एंगल से बात करते हैं, तो इसे दूसरे शब्दों में एक्सियल, एक्सियल नहीं, दैट इज पोजीशन ऑफ लिगैंड, दैट इज एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस के तौर पर बेसिकली इसको जाना जाता है। दैट मीन्स एंगल अलग अलग रहता है, सो दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली दो केस होते हैं, एक जिसमें दो लिगेंड पास पास वाला केस हो और एक जिसमें दूर दूर वाला केस हो। ऑल्दो हम लोग जानते हैं इसको, पास पास वाले को हम लोग सिस बोलते हैं। सिस का मतलब बेसिकली सेम साइड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और एक चीज़ होती है अपोजिट में जो होता है ट्रांस, ट्रांस मतलब होता है दैट इज एक्रॉस, ठीक है। तो सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब एक्रॉस। अभी सिस ट्रांस हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तरह तरह की ज्योमेट्रीज में हम लोग डील करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग बात करें टेट्राहेड्रल में, सो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सारे ही एंगल एक दो सारे ही बॉन्ड जो हैं एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर हैं, ठीक है। तो कोई डिफरेंस हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, लिगैंड को कहीं भी लगाएं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे सब लिगैंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स GI, that is geometrical isomer, is not possible क्योंकि all the relative positions are identical, ठीक है। टेट्राहेड्रल में सारे ही पोजीशन जो होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर मैं यहाँ ए ये बी और बी बात करें तो सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। नाउ एक क्वेश्चन की अगर यहाँ मैं बात करूँ कि एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स विद MA3B, यहाँ पर M मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल AB जो हैं वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड को,
does not show geometrical isomerism. Now, shape of complex is option A, that is tetrahedral, option B, that is square planar, option C, tetrahedral and both square planar, and D, that is octahedral. तो अगर यहाँ बात की जाए, ठीक है, तो हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल में नहीं होता, बट जो एक केस हमें दिया गया है दैट इज MA3B, इसमें हम लोग स्क्वायर प्लेनर वाले केस में भी नहीं निकाल सकते हैं। दैट मीन्स बोथ आंसर रहेगा दैट इज टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो अब स्क्वायर प्लेनर में कैसे देखना है, तो हम लोग बात करते हैं दैट इज सेकेंड ज्योमेट्री, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही। यहाँ पर अगर हम बात करें MA3B की, तो MA3B में हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर M, ये A और B, ये B अकेला है, B को कहीं भी लगाएं हम लोग, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसमें कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ने वाला, मतलब A से उतनी ही दूरी बेसिकली रहेगी, क्योंकि A से ही क्या है, ये 180 डिग्री पर है और A से ही यहाँ पर 90 डिग्री पर है। कहीं भी लगाएंगे कोई चेंज हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान हम लोग रखें, ठीक है, कि प्लेटिनम +2 और पैलेडियम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में रहेंगे और हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। दैट इज हियर नोट, प्लेटिनम +2 एंड पैलेडियम +2 in coordination number 4 always produce स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, बिना किसी डाउट के, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ एक सवाल लेते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन इज विच इज यूज्ड एज एंटी ट्यूमर एजेंट। ऑप्शन ए PT, Cl, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में है बेसिकली, और यहाँ ये +2 है। बी ऑप्शन PT, Cl, ये कंपाउंड हम लोग शायद देख चुके हैं, जीजा सॉल्ट के तौर पर हमने देखा था उसको सिनर्जी बॉन्डिंग में। सी ऑप्शन PT, NH3, Cl। डी ऑप्शन PT, Cl, NH3, Cl, NH3। तो बेसिकली एंटी ट्यूमर एजेंट मतलब एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। और हमने भी पीछे बात करी थी कि सिस्प्लेटिन जो होता है बेसिकली वो होता है, और सिस्प्लेटिन हमारा होता है ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बगल बगल में जब होते हैं पास पास, तो दैट इज़ वो सिस होता है। तो ये जो कंपाउंड है दैट इज़ सिस प्लेटिन। वहाँ पर फॉर्मूले की भी बात करी थी, बट ये सिस फॉर्म में है बेसिकली, दैट इज़ एंटी कैंसर मेडिसिन। और यहाँ पर अगर मैं इसका नाम लिखूँ कंपाउंड का, तो कंपाउंड के नाम लिखते वक्त भी हमें सिस जो है बेसिकली आगे यूज़ करना होगा। हम बोलेंगे सिस
यहाँ पर दैट इज डायअमाइन, सिस डायअमाइन, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड। तो बेसिकली इस तरह से ये रहता है। ये डायरेक्ट पूछने वाली चीज़ है, पूछ भी चुके हैं कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर एंटी कैंसर एजेंट के तौर पर बात होगी तो इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर में थोड़ी आगे की बात करते हैं। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स की अगर मैं यहाँ डिस्कशन करूँ तो दैट इज़ MA2B2। MA2B2 में बेसिकली दो फॉर्म जो है हमारी बनती हैं, ठीक है। एक केस जिसमें जो B और B हैं हमारे पास पास हैं, और एक केस में हमारे B और B दूर दूर होंगे, तो उस दौरान A और AB दूर दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ हमें मिलेंगे दो GI, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज़ इन MA2BC में, तो यहाँ भी A को अगर हम लोग ध्यान रखें तो एक केस जब A और A जो है वो पास पास, और एक केस जिसमें A और A दूर दूर, B एंड C पास, B एंड C दूर। तो यहाँ भी बेसिकली क्या बनेंगे, दो GI हमारे बनेंगे। नाउ फोर्थ अगर हम बात करें दैट इज MABCD। एक बार खुद से एक बार ट्राई करो कि कितने पॉसिबल इसके बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो होता क्या है, यहाँ चारों ही अलग हैं, तो बेसिकली किसी दो के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिक्स कर ले रहा हूँ A और B, ठीक है। तो A और B को अगर मैंने फिक्स किया तो एक बार ये केस होगा कि दैट इज़ C और D जो है कुछ इस तरह से रहेंगे कि अभी A के सामने D है और B के सामने C है। दूसरा फॉर्म इसका क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, दैट इज़ A और B को हमने फिक्स रखा है यहाँ, ठीक है। और उनको अगर हम अलग करें तो दूसरी फॉर्म जो बेसिकली ये बनेगी, और एक केस हम क्या ले लेंगे जिसमें ये अपोजिट में हो जाएंगे, दैट इज़ दूर दूर। दैट मीन्स यहाँ A और B जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, तो दैट मीन्स C एंड D। तो इस तरह से बेसिकली हमारे टोटल जो हैं वो 3 निकल कर आते हैं, 3 GI होते हैं, ठीक है। एंड जिसमें से 2 जो होते हैं वो सिस होते हैं क्योंकि अगल बगल वाली पोजीशन है, और हमारा एक जो होता है वो ट्रांस होता है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन जो बेसिकली यहाँ पर रहती है। नाउ आगे बढ़ें और बात अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं तो दैट इज़ एक क्वेश्चन लेते हैं, टोटल पॉसिबल geometrical isomerism for PTEN whole twice +2 and PTGLY whole twice 0। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल रहेंगे, 2, 2 रेस्पेक्टिवली, B 0, 2 रेस्पेक्टिवली, C 2, 0 रेस्पेक्टिवली, D 0, 0 रेस्पेक्टिवली, एंड E दैट इज 2, 4 रेस्पेक्टिवली। अब आप अपने अकॉर्डिंग बताओ कि क्या आंसर बेसिकली यहाँ पर होगा। सो आंसर इज बेसिकली B, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें EN वाले केस में, तो EN वाले केस में दोनों साइड पर यहाँ पर N ही लगा हुआ है। ध्यान ये रखना है कि N जो भी बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा वो साइड में ही रहेगा, ब्रिज नहीं बनाना है, ये वाला टाइप से नहीं करना है हमें, क्योंकि ये छोटे लिगेंड से ही ब्रिज की तरह बॉन्ड इतना बड़ा नहीं बना सकते। तो N और N मतलब N के सामने ही बेसिकली N है, तो कोई चेंज भी करते हैं तो कोई चेंज बेसिकली
नहीं आएगा। तो यहाँ EN वाले केस में कुछ नहीं होगा। बट हम ग्लाइसिनेट की अगर हम बात करें तो ग्लाइसिनेट जो होता है वो N से भी जुड़ता है और O से भी जुड़ता है। तो यहाँ अगर बात करें हम लोग तो हेयर NO और यहाँ पर NO। तो एक केस ये है कि N के सामने O है और एक केस क्या होगा हमारा N के सामने N वाला रहेगा। तो दैट इज N यहीं रखते हैं और यहाँ NO। तो यहाँ पर N के सामने N है और N के सामने O है। तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम बोलें यहाँ पर तो N और N जो है पास पास हैं, दैट मीन्स ये सिस है, और N और N दूर दूर हैं, दैट इज ये क्या केस है हमारा ट्रांस। तो ग्लाइसिनेट वाले में हमारे यहाँ 2 GI मिले, ठीक है, और यहाँ पर हमारे 0 GI, मतलब ये GI बेसिकली शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहीं सिमिलरली अगर मैं और चीज़ें पूछूं कि कौन कौन से इनमें GI शो कर सकते हैं, कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमें बताना है कि GI कौन कौन शो कर रहा है। विच कैन शो GI? फर्स्ट that is PTEN whole twice, second PTEN ClBr, third PTEN Cl2, fourth PTEN GLY, एंड फिफ्थ, अच्छा +2 है तो बेसिकली हाँ यहाँ पर +1 रहेगा। मतलब वो बाहर के चार्ज की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली बोल दो यहाँ पर बेसिकली एक +1 जो है वो आएगा। एंड हेयर PTGLY NH3 whole twice, and sixth that is PTGLY NH3Cl। तो इसमें से कौन कौन से GI शो कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को ऊपर वाली बात समझ में आ गई है कि कैसे ये GI मैंने बनाए हैं, ये पता चल गया है कि ब्रिज की तरह ये काम नहीं कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप एनालाइज करोगे, पहले एनालाइज करना होगा, देन आपको पता चलेगा कि ये भी GI शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सारे GI शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही यहाँ पर केस जो है वो GI शो कर रहा है, एंड दैट मीन्स वो है हमारा लास्ट वाला। क्योंकि ग्लाइसिनेट में N और O अलग अलग हैं और Cl और जो NH3 वो अलग अलग है, यही पॉसिबिलिटी हो पाएगी। बाकी और केसेस में ग्लाइसिनेट ब्रिज की तरह नहीं जुड़ सकता है, तो N और O फिक्स हो जाएंगे, तो दोनों तरफ अमोनिया है। आप बना के देख लो, एक केस के अलावा कोई और केस हम यहाँ पर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो बात हुई हमारी, दैट इज रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स थे सारे ही क्या थे यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर। नाउ थर्ड ज्योमेट्री के अगर हम बारे में बात करें, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखने का तरीका वैसा ही है जैसे हम लोगों ने स्क्वायर प्लेनर में देखा, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर केस लूँ, ठीक है, तो दैट इज MA5B, ठीक है। MA5B में कोई ज्योमेट्रिकल नहीं दिखेगा, क्योंकि B को कहीं भी लगाएं हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ए से इक्वल डिस्टेंस पर ही रहेगा। कहीं भी अगर लगाएंगे, यहाँ अगर बी लगा दिया है तो ए के रेस्पेक्ट में जो सिचुएशन है वो एक जैसी ही रहेगी, तो यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। नाउ अगले में अगर हम बात करें, दैट इज MA4B2। MA4B2 की अगर हम बात करें तो इस केस में बेसिकली 2 GI मिलेंगे। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक केस जिसमें B और P पास पास, दैट इज़ 90 डिग्री पर, ठीक है, और एक केस होगा हमारा कि B और B अपोजिट में, दैट इज़ B
and B. Here A and A. तो ये 180 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, तो बेसिकली 2 GI जो है हमको यहाँ से मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज MA4BC. MA4BC के बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर B और B को पास पास रखा, यहाँ में B और C को पास रखना और B और C को दूर दूर रखना. तो यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेंगे हमें, 2 ज्योमेट्रिकल. नेक्स्ट इज MA3B3. ये थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि इसके थोड़ा अलग ही तरह के बनते हैं. जैसे MA3B3 जो है सिस ट्रांसफॉर्म में नहीं होता है, तो बेसिकली यहाँ पर बनता है दैट इज़ 2 फॉर्म. एक कुछ इस तरह से कि ट्रायंगुलर फेस जो है इस तरह से सेम टाइप के एटम रहते हैं, तो ए भी इस तरह से और बी भी इस तरह से, इसे बोलते हैं हम लोग फेशियल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैक, ठीक है. और एक होता है मेरिडियोनल, दैट इज़ मर, मतलब मर वैसा, अरे भाई वो नहीं, ठीक है, मर मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं. तो यहाँ जो फेशियल नहीं होता है, ठीक है, वो मेरिडियोनल होता है, तो तुम्हें फेस जैसा वो वाला चीज़ आएगा नहीं, ठीक है. तो दिस इज बी, यहाँ पर बी और बी, मतलब फेस वाला इफेक्ट यहाँ पर रहता नहीं है. तो दिस इज मेरिडियोनल, या फिर हम इसको जानते हैं मर के फॉर्म में, ठीक है. ये MA3B3 है, ये सिस ट्रांस नहीं, फेशियल और मेरिडियोनल जो हैं 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हैं यहाँ पर बनते हैं 2GI. नाउ नेक्स्ट बात करें, दैट इज MEN होल ट्वाइस Cl2, ठीक है. तो यहाँ बाइडेंटेड 2 लिगेंड हैं और 2 क्लोरीन हैं. तो यहाँ पर भी क्लोरीन के सेंस में अगर बात करें हम, तो 2 केस ले सकते हैं, दैट इज़ एक बार क्लोरीन दूर दूर, एक बार क्लोरीन पास पास. तो यहाँ अगर हम पहला केस लें दैट इज़ दूर दूर, तो EN जो हैं वो बेसिकली बाइडेंटेड अगल बगल में जुड़ेंगे. एक ये केस हो गया जिसमें क्लोरीन और क्लोरीन को हमने दूर दूर रखा है, ठीक है. और दूसरे केस की अगर हम बात करें तो हमारा केस होगा दैट इज़ Cl यहाँ पास पास, N और N इस तरीके से, N और N, ये हो गया EN, ठीक है. इसमें Cl पास पास, दैट मीन्स ये क्या है हमारा सिस, और ये फॉर्म जो है हमारी दैट इज़ ट्रांस, ठीक है. ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पर. ये बेसिकली 2 GI जो है हमारे यहाँ पर बन रहे हैं. नाउ नेक्स्ट आगे चलें, दैट इज़ नेक्स्ट इज MEN होल 1, बेसिकली यहाँ पर एक ही है NCl4. इस केस में, ठीक है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे एक बार आप सोचो, ठीक है. इतने में एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, टोटल पॉसिबल ओके. तो बेसिकली क्या आंसर यहाँ पर बन रहा है आपका, देखो EN ब्रिज की तरह नहीं रहेगा, EN एक कोने में रहेगा. क्लोरीन को चेंज करते रहो, कोई फ़र्क बेसिकली नहीं आने वाला है. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 0, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी आप नहीं क्रिएट कर सकते हो अलग, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, टोटल पॉसिबल GI फॉर MA2B2C2, ठीक है. एक बार इस क्वेश्चन को लिखो और फिर ट्राई करो. इतने में दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ. बनाकर देखने हैं बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि हम लोग रटना नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि अगर हमें बनाने आएंगे तो हम किसी भी कंडीशन में बेसिकली बना लेंगे एग्ज़ाम कंडीशन में. अगर हम रट कर जाएंगे तो बेसिकली उस टाइम पर अगर याद नहीं आया तो हम नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में, ठीक है. तो विच कैन सो GI, ए ऑप्शन PT NH3 होल 4
Cl2। तो आई थिंक सोच लिया होगा, ठीक है। एक तरीका मैं बताता हूँ, बेसिकली आंसर जो है इसका वो है 5, ठीक है। अब आपको किस तरह से बेसिकली बनाने हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पर हमें कुछ लिगेंड को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर हम सारी पॉसिबिलिटी बना पाएंगे। तो यहाँ हम ए और ए को इस तरह से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब नाउ सारी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। एक केस है बी के सामने जब सी हो, ठीक है। ए और ए फिक्स है और हमने क्या लिया है, बी के सामने सी लिया है, ठीक है। अगला ए और ए फिक्स है, बी के सामने हमने क्या लिया है, दैट इज़ बी ही लिया है, ठीक है। तीसरा, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें लेनी है ए और ए को फिक्स करके। अगला, बी के सामने बी हो गया, बी के सामने सी हो गया, ठीक है। अब क्या है, सी के सामने सी, बी के सामने सी तो पहले से ही हो गया है, दैट मीन्स ये 3 ही पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पर बन पाएंगी जब हमारा ए जो है वो यहाँ पर फिक्स रहेगा। नाउ अगले केस, जब ए हमारा दूर रहे, मतलब अभी हमने क्या केस लिया, जब ए को पास पास मतलब सिस मोड में रखा है। अब अगला केस क्या होगा, ए और ए दूर दूर, तो उसमें ये केस होगा कि सी सी पास पास, बी बी पास पास, और एक केस क्या होगा हमारा, दैट मीन्स ए और ए अगर दूर दूर है तो बी और बी भी दूर और सी भी दूर। तो बेसिकली हमने सिस में 3 पॉसिबिलिटी मिली हमें जब ए को हमने सिस में रखा, और ए को जब हमने ट्रांस में रखा तो 2 पॉसिबिलिटी मिली। इससे सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है हमारी वो क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती है। वरना क्या होता है कि अगर हम रैंडम बनाने जाते हैं तो फिर रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बेसिकली हमको बनाने हैं। नाउ इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक आप लोगों का आ गया होगा, दैट इज़ ऑप्शन ए। ये हमारा MA4B2 वाली कैटेगरी ही है, ये A4 है और ये B2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर रहेंगे, बाकी और किसी के कोई आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल वाले नहीं रहेंगे। ओके, सो नाउ ये बात हुई हमारी दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग ज्योमेट्रिकल को इंक्लूड करके क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लेक्चर्स देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, दैट द रियल केमिस्ट्री जो हमें बेसिकली जो फील करके पढ़ने वाली बात होती है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।